ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने मिरर का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने मिरर में क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला कैसे सॉल्व होता है, कैसे निकलता है। हमारे पास टॉपिक इसका है रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में आपके पास उतना ही था। अब हमारे पास रे ऑप्टिक्स में अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन। सबसे पहले फंडामेंटल रूल सीख लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे कम टाइम में करना है, क्योंकि हमारा बेसिक काम ही है कि हम हमेशा क्या करते हैं, टू द पॉइंट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में सबसे पहले रिफ्रैक्शन होते क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट when traveling from one medium to another। क्लियर। और लाइट को कैसे फॉलो होना चाहिए, ऑब्लिकली। ठीक है, लाइट गिनी कैसे चाहिए, ऑब्लिकली गिनी चाहिए, स्ट्रेट नहीं। जैसे हमारे पास है इंटर, बीच में ये जो है हमारा एक इंटरफेस है, क्लियर। इसके ऊपर के लिए रेयर डेंसर। ये रेयर और डेंसर का मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी से मतलब है। लाइट आ रही है, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जैसे ही लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। हमेशा कहा जाएगी नॉर्मल की तरफ जाती है, क्लियर। और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि अगर आप लोग प्रिज्म का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इस फंडामेंटल चीज को याद रखिएगा। लाइट का एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ नापा जाता है। आपके पास प्रोटेक्टेड डी होगा तो आप इसको ऐसे रखेंगे, क्लियर। ये 90 डिग्री आएगा, इससे मेजर किया जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर, ओके। और वाइस वर्सा, अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लाइट की रे रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर तो क्या, टुवर्ड नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर। ये सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, देन आपके पास क्या आता है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा बेसिक लॉ है, जिस तरीके से रिफ्लेक्शन के अंदर I इज इक्वल टू R। ठीक है, दो पार्ट थे रिफ्लेक्शन के लॉ के। पहला क्या था, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट। ये उसकी पोजीशन बताता है। I इज इक्वल टू R मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बताता है। सेम ये एक तरह का पोजीशन, और साइन आई अपॉन में साइन आर उसका इंटरप्रिटेशन बताता है। क्लियर बात, क्लियर है, क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। हमने स्नेल्स लॉ को पढ़ने के लिए एक सिंपल सा तरीका आपको समझा रखा, आपको वही फॉलो करना है, रेयर हो डेंसर हो कुछ भी हो। सपोज ये आपका मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, चाहे आप रेयर हो चाहे डेंसर हो। ये आपका मीडियम क्या है, मीडियम टू। इस वाले केस में मीडियम क्या है, रेयर या डेंसर, ये मीडियम डेंसर। आप कुछ नहीं करेंगे, जिस मीडियम के साथ, जिस मीडियम के अंदर जो एंगल दिया हुआ है वो उसके साथ लिखेंगे, कुछ ऐसे μ1 sin I, इसके साथ क्या है μ2 sin R। बस आप इस छोटी सी चीज को, इतनी ही इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए, पूरा का पूरा स्नेल्स लॉ हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है रिफ्लेक्शन के। ठीक है, कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं आपके लिए, सिंपल क्या है, μ1 sin I μ2 sin R। यहां पे अगर I की जगह कोई एंगल होता, सपोज एंगल A होता तो μ1 sin A, यहां एंगल B होता तो μ2 sin B। क्लियर है बात। ये आपके लिए क्या है, स्नेल्स लॉ। उतारिए इसको रिफ्रैक्शन के अंदर। ये फंडामेंटल लॉ है जिसको हमें बार बार यूज करना है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। ओके, अब इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन का बेसिक फंडामेंटल सीख लिया, क्या होता है, क्लियर है। एक कंसेप्ट हम और देख लेते हैं,
क्योंकि हम टू द पॉइंट चल रहे हैं। एक कंसेप्ट हम और देख लेते हैं, वो क्या है जो हमें इसमें बहुत बार यूज करना है। यहां पर आपके पास जो एंगल होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सपोज यहां पे आपके थीटा क्या होंगे, बहुत स्मॉल होंगे, इस वजह से हमारा साइन थीटा होगा और हमारा टेन थीटा भी आएगा तो भी किसके इक्वल होगा, थीटा के। ये एक इंफॉर्मेशन भी आपके बहुत कम आएगी। अब हम शुरू करते हैं कैसे कम आएगी। 3 इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे नेसेसरी है। पहला तो ये, दूसरा u2 sin r, ठीक है। तीसरा, जब कभी भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब कभी भी रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ योर डायग्राम फर्स्ट। अगर आप डायग्राम कर पाए तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। क्लियर चीज? तो ये आपके लिए तीसरी फंडामेंटल चीज है। क्लियर? अब शुरू करें। अब चाहे इसमें आप कोई सा भी टॉपिक आए, TIR आए, प्रिज्म आए, कुछ भी आए, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। शुरू करें, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले किसे स्टार्ट करो? बताओ, आपसे चॉइस पूछा हूं, प्रिज्म, TIR, क्या करना चाहते हो? प्रिज्म। क्लियर? TIR ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, मेजॉरिटी TIR। ओके, TIR किससे समझते हैं हम? शुरू करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले वो लेट क्या कहते हैं, डेप्थ वगैरह है, एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ है, लेकिन मैं आपसे पूछा, आपने चॉइस बताई है अपने TIR। वो टॉपिक तो आपने सर ऑप्शन ही नहीं दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम, वो देख लेंगे हम। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होने वाला, आपका रिफ्लेक्शन होने वाला है। वो भी कहां पे? इंटरनली। इंटरनली मतलब कहां पर? जा समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, TIR के अंदर लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट हमेशा कहां ट्रेवल करती है? डेंसर टू रेयरर में। ओके, देखिए, एक तो ये, दूसरा, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बिल्कुल सही, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले जरा क्रिटिकल एंगल की कहानी को समझते हैं, फिर चलते हैं TIR के ऊपर, ठीक है। देखिए, TIR और क्रिटिकल एंगल में डिफरेंस है। अब वो क्या, वो समझते हैं। सपोज, हाँ बिल्कुल सी, TIR क्रिटिकल एंगल के बाद होता है, ठीक है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए, यह है मीडियम डेंसर, यह है मीडियम रेयरर। क्लियर? सपोज ध्यान से देखिएगा, यहां से लाइट चली, यह है एंगल ऑफ इंसिडेंट। रेयर मीडियम में टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गुड। अब हमने क्या किया, थोड़ा इस स्लाइड को और बढ़ाते हैं। इसको जाना चाहिए था ऐसे ना, इसे कैसे जाना चाहिए था? कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से अवे होगी। हमें काम करते थे, थोड़ा और दूर करते हैं। आई, अब देखिए एंगल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, टुवर्ड द अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये आपका क्या है इसके अंदर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरे केस में थोड़ा और बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब क्या हुआ, हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो है, जो हमारा सरफेस था, इसी के अलोंग, सरफेस के अलोंग ही चल पड़ी रे। ठीक है, ना ये रे मीडियम के अंदर गई, ना ये रे मीडियम से बाहर गई, ये मीडियम के साथ ही चल पड़ी, अलोंग द मीडियम, अलोंग द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, दो मीडियम के इंटरफेस के बीच में। यहां पे आर कितना डिग्री है? अब ये जो आई है ना, जिसके ऊपर आर 90 आया है, ये जो आई है जिसके ऊपर आर कितना आया है, इसी आई को बोलते हैं हम क्या? क्रिटिकल एंगल। क्लियर? यही हमारा क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल सब समझ में आया? TIR क्रिटिकल एंगल के बाद चालू होता है, और ऑब्वियस सी बात है क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो अब सोचो, अगर मैं थोड़ा सा इसे और बढ़ा दूं आई को, तो ऑब्वियस सी बात है अब लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
और यहां पे जो आएगा वो आएगा इंसिडेंट, और ये आएगा रिफ्लेक्शन का एंगल। किसका आएगा? इससे पहले सब क्या है? रिफ्रैक्शन है, और इसके बाद क्या आपका? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये जो एंगल है जिसके ऊपर आपका आई, जिसके ऊपर आर आपका 90 होता है, उसमें आई क्या होता है? आपका क्रिटिकल एंगल होता है। क्लियर? दूसरी चीज, टीआईआर कब प्रूफ होता है, कब शो होता है? जब भी लाइट रेयर डेंसर से रेयर में जाएगी। इसकी कंडीशन है जो आपकी होनी चाहिए। और दूसरी, पहली कंडीशन तो ये, इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आपकी? एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कहानी समझ में आई टीआईआर की? क्लियर? अब टीआईआर प्रिज्म के साथ जुड़ के आता है क्वेश्चंस में। ठीक है, पहले आप इसे देखिए, फिर हम इसके एक मैथमेटिकल पार्ट को भी देखते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन ये है, मस्ट बी, ऑलवेज। क्लियर? हमेशा ही क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। रफ करें इसको, उतार लिया सेपियंस ये। ओके, अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। देखिए क्या चीज है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसा भी मैंने बताया, हमें इस सेंस को कैसे फॉलो करना है? यूडी साइन आई म्यू आर साइन आर। ये कोई भी मीडियम हो सकता है भाई, वाटर, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है कि हमारा ये किसका कंसेप्ट है? क्रिटिकल एंगल का, जहां पे आर की वैल्यू कितनी होती है? 90। म्यू डी साइन आई, क्या कर लेते हैं? आई सी लेते हैं क्रिटिकल एंगल को, और साइन 90। भाई साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो आवर साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर बाय म्यू डी। इफ योर एंगल इज स्मॉल, अगर तुम्हारा एंगल क्या है? छोटा है। जैसा मैंने बताया था, इफ थीटा इज स्मॉल देन आवर साइन थीटा इज इक्वल टू आवर थीटा। तो उस केस में क्या होगा? आई सी इज इक्वल टू, मैं आपसे कहूंगा आप इसी को उतारिएगा। क्यों? बुक के अंदर जो केस दिया हुआ है वो वाटर से एयर का दिया हुआ है, सारे केसेस। वाटर से कहा जा रहा है एयर में। वाटर कैसा मीडियम है? डेंसर। एयर कैसा मीडियम है? रेयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 हुआ ना? 1.3 तो ग्लास का होता है ना? 1.5 होता है ग्लास का। ठीक है, क्लियर? इसके बाद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो ज्यादातर केस में आपको 1/1.3 या 1/μ ए दिखेगा। हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में ग्लास से लाइट वाटर में जा रही हो, तो उस केस में क्या आंसर हो गया? ग्लास। रेयर क्या हो गया? वाटर। तो आप इसको उतारिएगा, आपको याद रहेगा कि जरूरी नहीं कि केस एयर और वाटर का ही हो, ये जरूरी नहीं कि एयर और वाटर का ही हो, ये केस कैसा भी हो सकता है। क्लियर? टीआई का केस। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म का इफेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आइए प्रिज्म के ऊपर। ये प्रिज्म का नॉर्मल, कहानी बड़ी सिंपल है। प्रिज्म आपका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रिज्म का नॉर्मल कहा आता, कहीं भी बना दोगे, बिल्कुल कहीं भी बना दोगे। तब बनाओगे कहीं पे भी जहां से आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जहां से आपकी लाइट जिस पॉइंट से मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है। जैसे लाइट ऐसे एंटर कर रही है। क्लियर? आप यहां पे बनाओगे क्या? अपना क्या बनाओगे यहां पे? अपना नॉर्मल। और सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब जाने के साथ अंदर क्या होगा? ये जैसे एंटर की थी, अवे टूवर्ड, क्योंकि ये मीडियम एयर है आपका। कुछ भी हो सकता है वैसे तो, मगर रेयर मीडियम है ये मीडियम का रेयर है, और ये मीडियम का क्या है? डेंसर है। अब टूवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल। तो जाना कैसे चाहिए था इसको? ऐसे जाना चाहिए, मगर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल। एक और चीज, मीडियम के अंदर लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है।
मीडियम के अंदर लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ये स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है, ये नीचे भी स्ट्रेट है, ठीक है, बस मीडियम चेंज करते समय लाइट डेविएट होती है। जैसे इस मीडियम की लाइट अंदर स्ट्रेट ही फॉलो करेगी, इसमें दाएं बाएं नहीं घूमेगी। मतलब अगर स्ट्रेट भी जानी होगी तो ऐसे स्ट्रेट जाएगी, ऐसा नहीं कोई समझ सकता कि ऐसे बीच में टेढ़ी हो जाए, नहीं। ठीक है, एक बात है कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर जो है ना क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो फिर हमें बताना पड़ता है उनको। अब यहाँ से लाइट निकल रही है, अब जहाँ से लाइट निकलती है वहाँ से फिर से क्या बनाते हैं, नॉर्मल। इसका नॉर्मल बाहर से नहीं बनता, इसका नॉर्मल अंदर से बनता है, क्योंकि लाइट यहाँ से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे, वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल चीज़ ये इनसाइड अंदर से नॉर्मल बनता है इसका। अब जाना कैसे चाहिए लाइट को, स्ट्रेट, मगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्लियर। ये आपका बना पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब यहां से लाइट बाहर निकल रही हो तो आपकी दोनों एंगल क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम एंगल ना हो। ये तो सेम एंगल की क्राइटेरिया तब हो सकता है कि जब हमारे पास मिनिमम डेविएशन का केस हो। ठीक है, अभी आपके पास R1 है, ये क्या एंगल है आपका, ये आपका एंगल कौन सा है, R1, और ये आपका एंगल है R2। दोनों मिलकर इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट M। इसे भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि लाइट आपकी इधर मूव कर रही है। अगर हम एक्सटेंड करते तो कहा जाती, अगर आप थोड़ी सी कहानी समझ पाए, हुआ क्या यहां पर, लाइट ऐसे आई, जाना था ऐसे, और बीच में यूं मुड़ गई। कितने एंगल पे मुड़ी है, ये रहा एंगल, और इसी को हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं अपना, डेविएशन। क्लियर। जिस एंगल से निकली है उसे हम यूजुअली किस नाम से देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस का नाम देते हैं। क्लियर, ठीक है। डिटेल के लिए बहुत सारे आपके पास और भी मैं कहूँगा यूट्यूब पे वीडियो पड़ी, हम भी कुछ समय बाद डाल देंगे। ठीक है, फिलहाल इस सेशन के लिए नहीं, जहाँ पर आप इसे प्रॉपर डिटेल्स में आराम से इसको 20 मिनट आधे घंटे में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत चीज़ें जिसमें भी आपकी कवर नहीं हो रही है, मगर ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल वीडियो है। क्लियर। देखिए हाँ, इसकी कोई डेरिवेशन कराओगे आप? डेरिवेशन, हाँ डेरिवेशन कराऊंगा मैं इसकी। ठीक है, नहीं जैसे छोटी छोटी डिटेल्स होती है कि R1 R2 के इक्वल है क्यों, रीजन क्या है, आपने क्या एंगल आई, एंगल 1 और एंगल 2 क्यों लिया, जैसे बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती है, बच्चे मिस कर देते हैं। जब फटाफट चलते हैं इसके ऊपर, सबसे पहले आप अपने पॉइंट्स को नाम दीजिए। M हो गया, इसे हम नाम देते क्या देते, ए दे दे, एक्स दे दे, जरूरत नहीं पड़ेगी, A B C D, हाँ इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पड़ेगी जो, तो इसलिए इसे Y दे दो, इसे पॉइंट को क्लियर। अब आप देखिए, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे फीचर लिख लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू डेल्टा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। किसके अंदर, इन ट्रायंगल एक्स एंड वाई। इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगी, जो क्या कहती है कि अंदर के दो एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अब कैसे हुआ सर ये? एंगल 1 और 2 मिलके किसके इक्वल हो गया, डेल्टा के इक्वल हो गया। आगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल R1, एंगल E इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस R2। ये वाला केस देखिए, ये और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इस तरीके से क्रॉस बनाए हुए। ठीक है, क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर। तीसरे कंडीशन पे आते हैं, अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाए तो हमारे पास पूरा का पूरा एक क्वाड है ये। ठीक है, इन क्वाड, हाँ AXMY। ध्यान से समझिए जरा इसको, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। कौन सा, ये लो 90 नहीं बनाया मैंने, नहीं बनाया मैंने 90। एंगल A प्लस एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल M कितना आना चाहिए था आपका, 360। आप यहाँ पे एक चीज समझिए, X और Y कितना है, 90। क्यों, ये देखिए ये पूरा एंगल, ये पूरी लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल है, तो ये क्या हो गया आपका 90। ये भी स्ट्रेट लाइन, तो पूरा का पूरा क्या हो गया आपका 90। क्लियर। तो इस हिसाब से
180 प्लस एंगल कितना हो गया 60. सो एंगल ए प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180. एक इन्फॉर्मेशन ये रही मेरे काम की. एक छोटी सी चीज और है अगर आपने नोटिस किया यहाँ पर, वो क्या, एंगल, एक मिनट रुकिए, हाँ एंगल R1 प्लस R2 बिल्कुल सही, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल M प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ ऑफ ट्राइंगल. क्लियर. अब हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन, इससे ज्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन में है भी नहीं हमारे लिए. एक तो ये होगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये तो है कि एंगल ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. वो तो होता ही है हमारा, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म. 2 3 4. और इसमें भी आप ये कर दीजिएगा 2.1 2.2. क्लियर. अब शुरू करते हैं अपने काम को, हम स्टार्ट करते हैं. एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रिज्म का एंगल निकालना है. प्रिज्म को एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला स्नेल्स लॉ लगेगा. कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, 2 बार हुआ है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. ठीक है, प्रिज्म का एंगल है, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. तो कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर, 2 बार हुआ है रिफ्लेक्शन. सो आप अगर एक बार भी किसी एक पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन का लॉ लगाएंगे, आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा. ठीक है, जैसे यहां पे क्या होगा, मैं सिंपली क्या लिखूंगा, म्यू आर साइन आई म्यू डी साइन आर. अगर मैं इतना भी कर दूंगा, मुझे क्या निकालना है एक्चुअली, मुझे म्यू डी निकालना है, क्योंकि वो एंगल का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अरे हाँ सॉरी भाई, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुंह से निकल जा रहा है, मैं क्षमा चाहूंगा मैं. ठीक है, हाँ जिन लोगों की खास डिमांड नहीं बना रहे, ठीक है, शाउट आउट देना है क्या नाम का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्लियर. बता देना भाई कि प्रिज्म वाली वीडियो जो है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बनाई गई है, हमारे खास स्टूडेंट के खास फरमाइश के ऊपर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट भी खास है. हाँ सॉरी, हमारे आम स्टूडेंट की खास फरमाइश के ऊपर. आगे बढ़ते हैं. ओके, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल एम. बहुत सही. एंगल एम से एंगल एम R1 प्लस R2 एंगल ए. फिफ्थ इंफॉर्मेशन. क्लियर. एड 2I1 एंड 2I2. क्या बचा बच्चे अब, प्लस एंगल E 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2 की जगह क्या आ सकता है, ए, और इसकी जगह क्या आ सकता है, डेल्टा फर्स्ट से. ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 5 I प्लस ई तो ऐसे रहने दो, ये क्या हो गया डेल्टा, और ये कितना हो गया ए. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो आपके प्रिज्म के प्रैक्टिकल के अंदर, ये वाली जो इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, बड़े काम का है, क्योंकि इसकी हेल्प के थ्रू ही आप ग्राफ बना पाते हो. उतारिए इसको सेपियंस. ठीक है, ये आपके पास नीचे देख पाएंगे, ये आपके पास जो इक्वेशन है प्रिज्म के प्रैक्टिकल के लिए, जहां पे आपको मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट का ग्राफ प्लॉट करना है, उसके लिए बहुत नेसेसरी है. आप इस इक्वेशन को ध्यान दे दीजिए. एंगल ऑफ इंसिडेंट, एमर्जेंस, डेविएशन और ए. आपके पास केस आता है किसका, मिनिमम डेविएशन का. ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं. देखिए, फॉर मिनिमम डेविएशन, अगर आपका डेविएशन मिनिमम सबसे कम है, ठीक है, फॉर गुड मिनिमम डेविएशन our I is equal to E, therefore R1 is equal to R2. इक्वेशन 6 टर्म देते हैं. सो इन इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 5, 6 में क्या हुआ देखिए, I E की जगह भी क्या आ जाएगा सेपियंस, I आ जाएगा, डेल्टा प्लस ए. तो क्या होगा ये 2I प्लस इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम. डेल्टा एम क्यों, यहाँ पे जो आपने नीचे सबस्क्रिप्ट यूज किया है वो ये बता रहा है कि अब डेविएशन वहां मिनिमम चल रहा है. सो आई क्या हो गया सेपियंस,
A plus delta m by 2. वेरी गुड, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, इसको मैं रफ कर रहा हूँ 5 इक्वेशन के ऊपर। जो क्या था हमारे पास 5 में, क्या था हमारे पास, हाँ बिल्कुल सी R1 R2 A था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 था, क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 5 में हमने क्या देखा कि भाई R1 तो R2 के इक्वल होता है, तो R1 equals to A. नहीं, तो R1 कितना हो गया, A by 2. सॉरी अब सही है, A/2। अब हम इसमें करेंगे क्या आगे, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। म्यू आर जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, साइन आई जो कितना है मेरा डेल्टा एम। मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, आप जब भी अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हो, सॉरी प्रैक्टिकल क्या हो, थ्योरी को या प्रैक्टिकल को भी परफॉर्म कर रहे हो, तो जहाँ थ्योरी का पोर्शन होता है वहां पर आप जो फॉर्मूला यूज है उसे जरूर लिखिएगा, ठीक है। नंबर मिलता है नहीं? हाँ बिल्कुल, म्यू डी साइन A/2। जब एग्जामिनर प्रैक्टिकल शीट को चेक कर रही होती है तो आपने जो भी चीजें ऐड की हुई हैं वो सब बारी बारी से चेक होती हैं, जो भी चीज आपने लिखी हुई है उन सब के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। साइन डेल्टा एम अपॉन A/2 साइन A/2 एंड हेयर वी हैव म्यू डी बाय म्यू आर। ये आपका क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का मेथड, यहाँ तक की। फिर मैं आपको बोलूँगा आप इसे यही तक लिखिए। अगर मीडियम एयर है तो म्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और डी आपका निकल जाएगा। म्यू-1 भी तो कुछ बनता है ना? क्या इसमें म्यू-1 कुछ बनता है? बता रहा हूँ उसमें, इसको तारीफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हाँ तो लिख दो। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, जिस मीडियम में इसको प्लेस किया गया है। ओके अब हम इसमें एक केस और देखते हैं। जब आपके आई और आर छोटे होते हैं, हमने अभी भी देखा कि जब हमारे एंगल छोटे होते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। सपोज ये आपके एंगल बहुत छोटे हैं और हमने पढ़ा है इफ आवर थीटा इज स्मॉल सो साइन थीटा इज इक्वल टू अवर थीटा। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमें जब ये एंगल छोटे थे तो हमें सिर्फ क्या मिला, डेल्टा एम A/2 म्यू डी म्यू आर। 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आई होप आप ये बात तो जानते होंगे। म्यू आर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ म्यू डी ए, क्लियर। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा हो नॉर्मल फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे जो एनसीईआरटी में जो दूसरी रेफरेंस बुक में से यूज किया गया है वहां हमने म्यू आर की जगह 1 यूज किया है, ठीक है भाई, फिर कर लेते हैं हम। म्यू आर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स जो आउटसाइड का मीडियम वो कैसा है, एयर है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा आपके पास, डेल एम बाय ए म्यू डी बाय ए। So del m is equal to mu d a minus a. So our a is equal to mu d 1 delta m. ये आप लोगों ने देखा होगा फॉर्मूला, ऐसा भी है। तो आज हमारे लिए प्रिज्म के हमारे पास इतना ही टॉपिक था, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी प्रिज्म में से आते हैं ज़्यादातर, डेरिवेशंस काफ़ी कम आती है, बट न्यूमेरिकल आप इसके जरूर कीजिए। यूजुअली जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं कुछ टाइम बाद चैनल पे आ जाएंगे, या आप उसके लिए हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो रात को 9:30 से प्रभु इच्छा तक चलती है, ठीक है, जगराते की तरह, क्लियर। और ये आज की सेल्फी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सब्सक्राइब एंड शेयर। जय श्री राम।